आज का क्लास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पहला चैप्टर है, जिसमें हम सब पढ़ने वाले हैं संगठन के बारे में, प्रबंधन के बारे में और प्रशासन के बारे में। मुख्य रूप से हमारा जो विशेष फोकस होगा इन्हीं तीन शब्द, इसके नेचर, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्हीं के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो ये जो संगठन है, संगठन का अंग्रेजी रूपांतरण होता है ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन में मुख्य रूप से ऑर्गन शब्द विद्यमान है। ऑर्गन का मतलब होता है अंग। जिस प्रकार हमारे शरीर का निर्माण विभिन्न अंगों से हुआ है, जैसे हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, कान है, किडनी है, लीवर है, हार्ट है, मस्तिष्क है। जब इन सभी का योगदान आपस में तालमेल बैठाते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तभी जाकर हमारा शरीर काम करता है। उसी प्रकार बिजनेस में भी कई सारे छोटे छोटे अंग होते हैं। जब वो आपस में एक दूसरे का मदद करते हैं, तालमेल बैठा के काम करते हैं, तो वह बिजनेस सही ढंग से आगे चलता है, वह व्यवसाय आगे विकसित होने लगता है। संगठन में एक दूसरे से सभी लोग संबंधित होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। जब तक एक दूसरे से कनेक्टिविटी नहीं रहेगा, वह व्यवसाय आगे बढ़ नहीं पाएगा। संगठन की कुछ परिभाषाएं यहाँ पे दी गई हैं, जैसे ELH हैने के अनुसार देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। किसी समान उद्देश्य या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। देखिए, कोई भी हम काम करते हैं तो उसके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के हम जो काम करेंगे उससे हमें कोई भी फल की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो जो उद्देश्य हम निर्धारित करते हैं, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बिजनेस में, मतलब जिस प्रकार शरीर है, शरीर का हाथ है, उसका काम कुछ और है, पैर है, उसका काम कुछ और है, आँख, नाक, सबका काम कुछ और है। उसी प्रकार व्यवसाय में, संगठन में कई सारे छोटे छोटे अंग होते हैं, हिस्से होते हैं, सभी का काम अलग अलग होता है। और जब वह एक साथ मिलकर मैत्रीपूर्ण ढंग से मिलकर काम करते हैं, तभी जो उद्देश्य हम निर्धारित करते हैं उसे पूरा कर पाएंगे, अपने लक्ष्य तक प्राप्ति हम कर पाएंगे। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन या परिभाषाएं और है। लैंसबर्ग एवं स्पीगल के अनुसार देखिए क्या कहते हैं। इनका जो फोकस है संगठन के ऊपर, ये कहते हैं संगठन किसी उपक्रम के विभिन्न घटकों के बीच, विभिन्न घटक मतलब कंपोनेंट, तत्व, अंग के बीच संरचनात्मक संबंध होता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं, संगठन। अब आगे देखिए, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यहाँ पे मैकफार्लेन के अनुसार ये क्या कहते हैं, संगठन का आशय निर्दिष्ट व्यक्तियों के उस समूह से है। व्यक्ति, संगठन क्या है? संगठन व्यक्तियों का समूह है। एक व्यवसाय में एक काम हर व्यक्ति तो करता नहीं है। व्यवसाय के काम को करने के लिए व्यक्तियों का जो समूह है वह निर्धारित कर दिया था कि फलाना काम यह व्यक्ति करेंगे, यह काम दूसरे व्यक्ति करेंगे, वह काम तीसरे व्यक्ति करेंगे। और तीनों के जो कार्य हैं सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर कोई गलत काम करेगा तो उसका प्रभाव दूसरे व्यक्ति पे जाएगा, उसका प्रभाव तीसरे व्यक्ति पे जाएगा। इसी प्रकार व्यक्तियों का जो कार्य है वह एक दूसरे से अंतर संबंधित होता है, जो व्यवसाय के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने प्रयत्नों का योगदान करते हैं। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि उत्पादन के विभिन्न साधन, किसी भी वस्तु का अगर हमें प्रोडक्शन करना है, उत्पादन करना है, तो उसके लिए हमें भूमि चाहिए। भूमि मतलब ज़मीन। अब हवा में तो हम सामान बना के तैयार करेंगे नहीं, ज़मीन चाहिए, श्रम चाहिए। आपके पास अगर ज़मीन है और मेहनत करने वाला कोई है ही नहीं, तो आप उस वस्तु का निर्माण नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमें पूंजी की ज़रूरत होती है। पूंजी का मतलब पैसा।
कैपिटल, आपके पास ज़मीन भी है, आपके पास श्रम भी है, लेकिन अगर आपके पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो आप उस वस्तु का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। इन तीनों के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है जिसे हम कहते हैं साहस, हिम्मत। अगर हिम्मत रहेगा तभी आप कोई व्यवसाय शुरू कर पाएंगे। अगर हिम्मत नहीं रहेगा तो इन तीनों के रहते हुए, भूमि, श्रम, पूंजी के रहते हुए भी आप उस व्यवसाय को शुरू नहीं कर पाएंगे। तो इन चारों का व्यवस्था करना और प्रभावपूर्ण, मतलब एक दूसरे का प्रभाव पड़े, उनके बीच सहकारिता, मतलब एक साथ कार्य करने की क्षमता स्थापित करना ही संगठन है। अब आगे हम देखेंगे संगठन के उद्देश्य। संगठन के उद्देश्य को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा प्रबंधकों को सहायता पहुंचाना। प्रबंधकों को सहायता पहुंचाना, प्रबंधक वह व्यक्ति जो प्रबंध का कार्य करता है उसे हम प्रबंधक कहते हैं। तो प्रबंधक कार्य क्या करता है? तो प्रबंधक कार्य यह करता है कि व्यापारिक क्रियाएं, मतलब जो व्यवसाय या जो बिजनेस है उसमें जो भी काम किए जाते हैं उसे नियंत्रित करने, व्यवसाय के संगठन के माध्यम से प्रबंध के प्रमुख कार्यों का नियोजन। नियोजन का मतलब योजना, प्लान बनाना, आगे भविष्य में मुझे कौन सा काम कैसे करना है, कब करना है, जब उसका लिखित रूप पहले से ही हम बना के तैयार कर लेते हैं उसे नियोजन कहते हैं। उसके बाद परिचालन है। परिचालन का मतलब जो योजना हम बना के तैयार करेंगे उसको तो हमें सही ढंग से चलाना ही पड़ेगा, वो हो गया परिचालन। परिचालन के साथ साथ हमें नियंत्रण भी करना पड़ेगा, देख रेख करना पड़ेगा। अगर हम प्लानिंग कर लेते हैं, परिचालन कर दे रहे हैं और देख रेख नहीं कर रहे हैं तो हमारा जो उद्देश्य निर्धारित है, हम जो लक्ष्य बना के रखे हैं कि यह काम हमें इस समय तक कर लेना, उसे हमें कभी भी प्राप्ति नहीं होगी। तो जो संगठन का उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है प्रबंधकों को सहायता पहुंचाना। आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा जो पॉइंट यहाँ पे हम बता रहे हैं। दूसरा है अच्छा उत्पादन न्यूनतम लागत पर अधिक हो। देखिए, कोई भी बिजनेस तभी कामयाब हो पाएगा जब उसके प्रोडक्ट के दाम कम होंगे और वो प्रोडक्ट अच्छा होगा। प्रोडक्ट अच्छा आप बना देंगे, लेकिन अगर उसका दाम ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा बिक्री नहीं हो पाएगा। जब ज़्यादा बिक्री नहीं हो पाएगा तो बिज़नेस में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट नहीं होगा तो धीरे धीरे बिजनेस जो है हमारा बंद हो जाएगा। तो एक प्रबंध का जो मेन मुख्य कार्य होता है, वह जो वस्तु बन के तैयार हो रही है उसमें लागत कम से कम हो। लागत को कम करने में संगठन का बहुत बड़ा योगदान है। जब लागत कम होगा तो प्रॉफिट मेरा ऑटोमेटिक धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो बिजनेस भी धीरे धीरे विकसित होने लगेगा। उसके बाद अपव्यय को रोकना। जो गैर जरूरी खर्चे होते हैं उसे रोकने का कार्य भी संगठन का उद्देश्य है। इसके बाद श्रम, समय, पदार्थों का अपव्यय ना हो। अपव्यय मतलब बिना मतलब का खर्च कर देना। तो यह सब पे ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा एक तीसरा संगठन के उद्देश्य में कर्मचारियों में सहयोग बना रहे। एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी का सहयोग संगठन के भावना से ही करेगा। अगर उनके बीच सहयोग का भावना नहीं रहेगा तो वह एक दूसरे को परेशान करेंगे, उनके काम करने के तरीक़ों को परेशान करेंगे इत्यादि। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, संगठन सफल कर्मचारियों के सहयोग पर निर्भर करता है। एक कर्मचारी अगर कोई काम करता है तो उसके कार्यों पर सहयोग देना पड़ेगा दूसरे कर्मचारियों का, जिससे संगठन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। कर्मचारियों को हमें उचित मजदूरी देना चाहिए। अगर उनसे हम कोई काम करवा ले रहे हैं और सही वेतन, सही मजदूरी नहीं देंगे तो वह कर्मचारी अधिक समय तक कार्य नहीं कर पाएंगे। आज नहीं तो कल वह व्यवसाय को छोड़ के चले जाएंगे। उन्हें प्रमोशन का अवसर देना चाहिए, पदोन्नति देना चाहिए, फिर कार्य की उचित दशाएं होनी चाहिए। यह सभी
एक संगठन का उद्देश्य है। अंतिम जो हमारा उद्देश्य है वह है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य में देखिए क्या दिया हुआ है कि जो व्यवसाय चलता है वो तो जंगल में चलेगा नहीं, पहाड़ पे चलेगा नहीं। व्यवसाय करता क्या है, वो समाज के लोगों की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न करता है। तो सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करना भी संगठन का उद्देश्य है। संगठन वस्तुओं का उत्पादन करना, श्रम नीति बनाना इत्यादि दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। समाज के विभिन्न वर्ग की ज़रूरत के हिसाब से वस्तुओं का निर्माण करना और वह उन्हें देना जिससे वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, यह भी हमारे संगठन का ही उद्देश्य है। तो यहाँ पर हम देखें हैं संगठन के उद्देश्य में 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है प्रबंधकों को सहायता, दूसरा है अच्छा उत्पादन न्यूनतम लागत पर, तीसरा है कर्मचारियों में सहयोग और चौथा है सामाजिक उद्देश्य। अगला हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट, प्रबंध। देखिए जिस प्रकार क्रिकेट होता है, हॉकी होता है, फुटबॉल होता है, यहाँ पर जितने खिलाड़ी होते हैं, जितने प्लेयर होते हैं, ये सभी एक दूसरे का हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। जिस प्रकार हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में जितने खिलाड़ी होते हैं वो सभी लोग आपस में एक दूसरे का हेल्प करके खेल में जीतने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें एक कैप्टन होता है, उसी के निर्देश से, उसी के नियंत्रण से सारा गेम चलते रहता है। ठीक उसी प्रकार एक व्यवसाय में बहुत सारे कर्मचारी रहते हैं, व्यवसाय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपस में हेल्प करते हैं, कार्य करते हैं। तो उनके कार्यों को देख रेख करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक मैनेजर होता है और उसके कार्य को ही हम मैनेजमेंट कहते हैं, प्रबंध कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है मैनेजमेंट, प्रबंध। सिंपल जो मैनेजमेंट का कार्य है वह कार्य क्या है कि सभी व्यक्ति एक मन से सम्मिलित, नियोजित, समन्वित प्रयत्न करें। अगर वह नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट वहाँ पे देख रेख करेगा। अगर कर रहे हैं तो मैनेजमेंट अच्छा है, नहीं कर रहे हैं तो वहाँ का मैनेजमेंट खराब है। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल पे अगर अध्यापक समय से नहीं आ रहे हैं, बच्चे समय से नहीं आ रहे हैं, अटेंडेंस नहीं लिया जा रहा है, आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको नहीं समझाया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि उस स्कूल का जो मैनेजमेंट है या वहाँ के जो प्रबंधक है, जो कैप्टन है, वो अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। संगठन के उद्देश्य को पूरा करने में जितने भी व्यक्ति लगे हुए हैं उनमें तालमेल बैठाना ये प्रबंधक का कार्य है और कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में मदद करते हैं। ये सभी एक मैनेजमेंट प्रबंधक का ही कार्य है। यह केंद्रीय एजेंसी को जिसका मुख्य कार्य संगठन के कार्यों और प्रयत्नों को अंजाम देता है, संगठन के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करता है। यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन लिखा गया है। नियोजित, निर्देशित, दूसरे से कार्य कराने की युक्ति को प्रबंध कहते हैं। प्रबंधक का मेन कार्य यह है कि संस्था का, व्यवसाय का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उस व्यवसाय के जो निर्धारित लक्ष्य उद्देश्य को पूरा करने में वह दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाता है, तो वह क्या कहलाएगा? प्रबंध कहलाएगा, मैनेजमेंट कहलाएगा। जो व्यक्ति दूसरे से कार्य कराता है उसे प्रबंधक कहते हैं। अब मान लीजिए हम आपको पढ़ाते हैं या पढ़ा रहे हैं, तो ये तो मैं काम कर रहा हूँ, तो यह काम हमसे कोई करवा रहा है तभी तो मैं कर रहा हूँ। जैसे हमारे प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल्स के ऊपर मैनेजर है, मैनेजर प्रिंसिपल को नियंत्रित करते हैं और प्रिंसिपल हमें नियंत्रित करते हैं, हम आपको नियंत्रित करते हैं, आपको आपके पापा नियंत्रित करते हैं। इसी प्रकार देखा है तो मैनेजमेंट हर जगह है, हर क्षेत्र है और सभी एक दूसरे से इंटरलिंक है। कुछ विद्वान हैं जो मैनेजमेंट का डेफिनेशन देखिए किस प्रकार देते हैं।
समझने का कोशिश करिएगा। जेम्स लुंडी के अनुसार ये क्या कहते हैं, प्रबंध मुख्य रूप से किसी स्पष्ट उद्देश्य, 100 की सीधी बात जानिए, जो भी काम किया जाता है उसके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, कुछ न कुछ कारण जरूर होगा। तो स्पष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसमें जो संलग्न है, लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, समन्वित तालमेल बैठा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। अभिप्रेरित का मतलब मोटिवेशन देना, उन्हें उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना और उनके काम को नियंत्रित करने का कार्य ही मैनेजमेंट कहलाता है, प्रबंध कहलाता है। ठीक, इसके बाद और सारी कई हैं, आप समय मिलेगा तो उसे वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। किम्बल के अनुसार, FW टेलर के अनुसार, ये सभी आप पढ़ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट मैं आपको वह बता दे रहा हूँ। देखिए डाबर के अनुसार क्या है। डाबर के अनुसार प्रबंध के अंतर्गत उद्देश्य का निर्धारण, अगर अपने बिजनेस का, अपने व्यवसाय का हमें उद्देश्य निर्धारित करना है तो प्रबंधक ही करेगा। और जब उद्देश्य निर्धारित हो गया है तो उसके लिए उसके कार्य के रूप में अंजाम देना ही प्रबंध का कार्य है। योजना बनाना प्रबंध का कार्य है। संगठन करना, कर्मचारियों का व्यवस्था करना, उनका मूल्यांकन करना, नियंत्रण करना, अभिप्रेरित करना, इन सभी क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना, यह भी मैनेजमेंट का ही कार्य है। अब कर्म, जैसे मान लीजिए हम कोई उद्देश्य निर्धारित कर दे रहे हैं और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें तो आदमी चाहिए काम करवाने के लिए। जब आदमी आएंगे काम करने के लिए तो वही तो हो गया यहाँ पे कर्मचारियों की व्यवस्था करना। अब जो है काम करेंगे, उनके काम को हम देखेंगे कि वो अपने काम को सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो नियंत्रण हो गया, मूल्यांकन हो गया। अगर कोई कर्मचारी अपने काम को सही ढंग से नहीं कर रहा है तो उसे हम अभिप्रेरित करेंगे, उत्साहित करेंगे, तुम काम सही ढंग से करो, हम तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा देंगे, इत्यादि इत्यादि, किसी भी प्रकार का मोटिवेशन कर सकते हैं। तो इन सभी डेफिनेशन का जो निचोड़ है वह निचोड़ इस प्रकार है। देखिए यहाँ पे लिखा है, प्रबंध का तात्पर्य व्यावसायिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियुक्त कर्मचारियों के कार्यों को इस प्रकार नियोजित, बिजनेस का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो कर्मचारी लगे हुए हैं और वह जो काम कर रहे हैं उनके काम को हम नियोजित करेंगे, समन्वित करेंगे, प्रेरित करेंगे और नियंत्रित करेंगे। और क्या, नियंत्रित करेंगे। बिना नियंत्रण के कर्मचारी अपने काम को सही ढंग से नहीं करेंगे, बहुत ही ज़रूरी है। यह उद्देश्य कम से कम लागत और अधिक कुशलता के साथ प्राप्त किया जा सके। इन सभी कार्यों को करने के लिए जो हमारा लागत होना चाहिए वो कम होना चाहिए और कर्मचारी अपने काम को सही ढंग से करने चाहिए, तभी जाके बिजनेस का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति हम आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा प्रबंध का क्षेत्र है, क्षेत्र पे आप देखिए क्या दिया है यहाँ पर। प्रबंध देखिए हर जगह है, स्कूल में है, आपके घर में है, आप अपने आप को स्वयं प्रबंध करते हैं, होटल में प्रबंध है, डेयरी प्रबंध है, स्वायत्त संस्था में प्रबंध है, स्कूल में प्रबंध है, बैंक में प्रबंध है, हर जगह प्रबंध है। यहाँ के आपके घर में प्रबंध है, आप घर में क्या काम होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसका देख रेख करना आपके मम्मी पापा का फ़र्ज़ है, तो वहाँ पर भी प्रबंध है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। इसके अलावा प्रबंध और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। शैक्षणिक संस्था प्रबंध, आप जिस स्कूल या जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बिना प्रबंध का वहाँ के कार्यों का सही ढंग से संचालन हो ही नहीं पाएगा। बिजनेस में प्रबंध है। प्रबंध की कुछ क्रियाएं हैं, वह प्रबंध कौन कौन से काम करते हैं, जैसे ज़रूरी वस्तुओं को खरीदना। आपके स्कूल में अगर ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत है, चौक की ज़रूरत है, किताब की ज़रूरत है, तो मैं नहीं खरीदूँगा, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे दूँगा मैनेजमेंट को, प्रबंधक को। प्रबंधक जाएंगे अपना खरीद कर लाएंगे या किसी से खरीदवाएंगे, व्यवस्था करेंगे। सामग्री हो गया, पैसे का व्यवस्था करेंगे, बिक्री का देखरेख करेंगे, वैज्ञानिक प्रबंध, विवेकीकरण, अभियंत्रण, इन सभी में प्रबंध का सहयोग लिया जाता है। बिना प्रबंध के सहयोग से ये अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। मैनेजमेंट में प्रबंध में मुख्य रूप से 5 या 6 कार्य होते हैं, ये आपको याद कर लेना चाहिए। जिसमें पहला है
नियोजन, दूसरा है संगठन, तीसरा है समन्वय, चौथा है निर्देशन, पांचवा है नियंत्रण और अभिप्रेरणा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 शब्द अगर आपको याद रहेंगे तो मैनेजमेंट या प्रबंध का उत्तर लिखने में कोई दिक्कत परेशानी आपको होने वाली नहीं है।